जीत भाटी के साथ इस वक्त बाबूलाल मरांडी हैं, जरा सीधे उनके पास चलते हैं, उसके बाद फिर राजेश जी आता हूं मैं आपके पास। जीत, ओवर टू यू। बिल्कुल मरांडी जी हैं, और क्या मैं अगले भावी मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूं? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि भाई मैं उसके रेस में नहीं हूँ। आज चुनाव काउंटिंग समाप्त हो जाएगी, विधायक चुने जाएंगे, उसके बाद विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और विधायक अपना दल के नेता का लोग चुनाव करेंगे। आप सब लोगों को बता दी जाएगी। भाई आप अपनी तरफ से रेस में नहीं हैं, लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर पार्टी कंसीडर करती है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा कि जब मैं खुद को अपने आप को रेस में मैं नहीं हूँ, मैं इस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। जो मेरी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूँ। क्या आकलन है? मैं आपसे कहूँगा, नहीं, हमारा आकलन बिल्कुल सही है। कितने? हम सब लोगों ने कार्यकर्ता से तो मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, ये कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। राजेश जी, आपसे सवाल था, जिस तरह से घुसपैठियों के मुद्दे को इस बार बीजेपी ने उठाया, बदलती हुई डेमोग्राफी के मुद्दे को उठाया गया, उसका ज्यादा असर आप देख रहे हैं, या फिर उधर हेमंत सोरेन की कई खास करके महिलाओं के लिए लाई गई बड़ी योजनाएं जिनका कहा जा रहा है कि बड़ा असर होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, बहुत ही सामान्य सवाल इसमें उठता है कि घुसपैठिए आए कहाँ से? वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके आए हैं या भारत के ही भीतर कुछ लोगों को घुसपैठिया बना दिया गया है? अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए हैं तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, बीएसएफ उनके पास है, फौज उनके पास है, इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास है। तो फिर ये 10 साल बाद अगर झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ा सवाल है अकर्मण्यता का केंद्र सरकार पर और उनकी जो एजेंसियां उन पर। ये सबसे बड़ी बात है ना कि आप चुनावी मुद्दे में तो घुसपैठिया वगैरह वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उनको रोकते क्यों नहीं है? किसने रोका है आपको कि घुसपैठियों को आने से रोकें? ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें कोई दांव पेच नहीं है, सीधे सीधी बात है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक टेम्पलेट है पूरे भारत का और अलग अलग राज्यों का। उस टेम्पलेट में कास्ट भी है, उस टेम्पलेट में रिलीजन भी है, तो उसके हिसाब से काम कर रही है। ठीक है हर्षवर्धन जी, एक सवाल और आपसे। महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, 59% वोटिंग महिला वोटर्स ने की थी 2019 में। इस बार यह आंकड़ा बढ़ा है, इस बार का जो आंकड़ा है वो 65% का है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर महाराष्ट्र में हिस्सा लिया है इस बार वोटिंग में। यह क्या बता रहा है? एक तरफ वो महायुति सरकार की एकनाथ शिंदे की लाडकी बहन योजना, उसका बड़ा असर, उसकी बात हो रही है, और दूसरी तरफ महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है इस बार। समीर जी, सबसे पहले तो ये कि अगर महिलाओं की सहभागिता बढ़ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद है। और सिर्फ सहभागिता नहीं बढ़ी है, स्वतंत्र सहभागिता बढ़ी है। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट इस तरह से करना चाहिए कि पहले महिलाओं का जो भी वोट था, पहले कम वोट करती थी, उसमें भी उनके पति, उनके पिता, उनके भाई, मतलब एक तरह से पुरुष जैसा तय कर लेता था परिवार में, वो हो जाता था। पिछले 1.5-2 दशक में महिलाओं ने अपनी आवाज अपने तरीके से सुनानी शुरू की है। कई राज्यों में जो जनादेश पूरी तरह से बदला है, और इसको हम और पीछे जाएं, नीतीश कुमार को भले ही किसी तरह से कहें, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिल बांटी, जो वो बच्चियां बड़ी हुई तो उनको लगा कि इंटर के बाद इंटर के, और वो सिर्फ शिक्षा नहीं बदला, वो जनादेश भी बदलता है। जब हम कह रहे हैं कि उज्ज्वला कैसे स्कीम काम करती है, तो वहां भी महिलाएं सामने आती हैं। और अभी अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन थी, यहाँ लाडकी बहन की जा रही है, और झारखंड में भी जो मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की है, वो भी बहुत प्रभावी बताई जा रही है। तो इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, तो वो खुद अपनी वॉइस कर रही हैं, और दूसरा उनको अगर सीधे कुछ लाभ मिल रहा है। लेकिन महिलाओं के निकलने में एक और महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी घर घर जाकर इस बार जिस तरह का अभियान चलाया है, और ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसका भी बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है?